गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार एसमेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन फिजिक्स का यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यूनिट सेकंड जो है वो मध्य शिक्षा बोर्ड अजमेर में 5 नंबर की है। यूनिट सेकंड जो का नाम है वो है बेटा धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी मध्य शिक्षा बोर्ड अजमेर में 5 नंबर की। इसका जो पहला जो टॉपिक है वो चैप्टर 5 है, जिसमें अपन विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी करंट देखते हैं। सबसे पहले अपन यहीं से विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा I बराबर Q/T। यहाँ से अपन विद्युत धारा की 2 परिभाषाएं देख सकते हैं। पहली जो परिभाषा होती है, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। देखो बेटा, सीधी सी बात है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को I द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। I से व्यक्त करते हैं। यदि किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित है तो विद्युत धारा I बराबर Q/T होती है। दोबारा देखिए बेटा, किसी चालक में प्रवाहित आवेशों की दर, क्या आवेश प्रवाह की दर जो होती है, आवेश प्रवाह की दर जो है वही क्या कहलाती है बेटा? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को I द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित है तो विद्युत धारा I बराबर Q/T। यहाँ से इसका मात्रक अपन देखते हैं तो मात्रक इसका सबसे पहला आता है बेटा एम्पियर। क्या आता है? एम्पियर। या यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्यों है? आवेश है। आवेश का मात्रक कुलाम। क्या? कुलाम बेटा, कुलाम बटा सेकंड। बेटा जी देखिए, एक मात्रक होता है एम्पियर और एक मात्रक होता है कुलाम प्रति सेकंड। साथ ही इसकी देखिए सीजीएस पद्धति में ये ऐसा या एमकेएस पद्धति में, ऐसा या एमकेएस पद्धति में आप इसका मात्रक ले सकते हैं। साथ ही साथ सीजीएस पद्धति के अंदर यहाँ से अगर आप निकालें तो ये तो क्या हो जाएगा? स्टेट कुलाम ये बटा सेकंड, या दूसरा मात्रक हो जाएगा स्टेट एम्पियर या एब एम्पियर। ध्यान दें कि विद्युत धारा जो है किसी चालक के प्रवाहित आवेशों की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे I द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित है तो विद्युत धारा I बराबर Q/T। मात्रक एम्पियर या कुलाम प्रति सेकंड, ये ऐसा ही मात्रक है बेटा। सीजीएस पद्धति में स्टेट कुलाम प्रति सेकंड या स्टेट एम्पियर भी कहते हैं। यहाँ से मैंने अभी आपको शुरू में स्टार्टिंग में मैंने कहा कि बेटा विद्युत धारा की 2 परिभाषाएं होती है। एक परिभाषा तो ये आप आवेश प्रवाह की दर कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। किसी चालक में, देखिए यहाँ देखिए आप, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। अगर हम इसको एकांक कर दें, चालक में प्रवाहित किसी एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेशों की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। इसको आप एक करके जो आवेश होते हैं वही क्या कहलाते हैं? विद्युत धारा कहलाते हैं। आगे देखिए विद्युत धारा कहलाते हैं। आगे देखिए, यदि किसी चालक में डेल T समय में डेल Q आवेश प्रवाहित है तो औसत धारा क्या हो जाएगी? I एवरेज इज इक्वल टू डेल Q बटा डेल T। क्या हो जाएगा? यदि किसी चालक में डेल T समय में डेल Q आवेश प्रवाहित है
तो औसत धारा होती है उस समय, तो औसत धारा I बराबर डेल क्यू बटा डेल टी हो जाएगा। यदि डेल टी शून्य की ओर अग्रसर हो, क्या हो बेटा, यदि डेल टी शून्य की ओर अग्रसर हो तो जो एवरेज होता है वो देखिए किस में हो जाता है, एवरेज लिमिट आ जाएगी यहाँ, डेल टी शून्य की ओर अग्रसर है, डेल क्यू बटा डेल टी लिमिट हट जाएगी, तो ये एवरेज है, लिमिट हट गई, क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक धारा। कौन सी धारा जाएगी, तात्क्षणिक धारा, और ये हो जाएगा डी क्यू बटा डी टी हो जाएगा। यदि समय 0 से शून्य से t की ओर हो तो क्या हो जाएगा, तो देखिए बेटा ये हो जाएगा डी क्यू बराबर आई डी टी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन कर दीजिए डी क्यू बराबर आई डी टी, और मैंने अभी समय आपको बताया वो 0 से t हो रहा है, डी टी का क्या हो जाएगा बेटा जी, डी क्यू का क्यू हो जाएगा, क्यू बराबर 0 से t आई डी टी। अगर आपको i का मान दिया हुआ हो तो आप q का मान निकाल सकते हैं। देखिए दोबारा देखिए, विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इसे I द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा I बराबर q अपॉन टी, मात्रक एम्पियर या कूलाम बटा सेकंड हो जाएगा। देख लीजिए वो एक तात्क्षणिक धारा का मान निकलाया हुआ है। आगे देखिए, धारा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। धारा जो होती है बेटा, धारा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। साथ के साथ यहाँ देख लीजिए कि मिली एम्पियर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होता है, नैनो एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 9 एम्पियर होता है, पिको एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस के 12 एम्पियर होता है। साथ के साथ ही 1 एम्पियर की परिभाषा आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। क्या होगी बेटा जी, 1 एम्पियर। परिभाषा याद दीजिए, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो चालक में प्रवाहित धारा हो तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेशों की मात्रा 1 कूलाम हो तो उस चालक में या उस परिपथ में प्रवाहित धारा की मात्रा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। अब इसके बाद अपन विद्युत धारा के बाद आता है बेटा धारा घनत्व। क्या आता है, धारा घनत्व। देखिए धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व को अपन J द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसे किया जाता है, जैसे, और इसकी परिभाषा आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया बेटा क्षेत्रफल और ये हो गया बेटा धारा। तो क्या कहेंगे, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व को हम जैसे दर्शाते हैं, धारा घनत्व को जैसे व्यक्त किया जाता है। तो J बराबर क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत धारा बटा एम्पियर, तो I बटा
ए हो जाएगा। मात्रक देख लीजिए यहाँ से, इसका मात्रक जो है वो क्या आएगा, आई का मात्रक एम्पियर और इसका मात्रक क्षेत्रफल। ध्यान रखें धारा घनत्व एक सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। साथ ही साथ यहाँ से विमा निकाल सकते हैं आप, विमा यस एम्पियर की विमा, सॉरी धारा की विमा एम्पियर से निकल सकती है। तो धारा की विमा देख लीजिए एक बार, धारा की विमा क्या होती है, M0 L0 T0 A1 होता है। क्या होता है, M0 L0 T0 A1 होता है। तो यहाँ से क्षेत्रफल की विमा जो है वो क्या हो जाएगी, तो पहले एम्पियर की विमा लिख दी, M0 L0 T0 A1 बटा इधर नीचे क्या हो जाएगा बेटा, क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, M0 L2 T0 ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा, M0 L-2 T0 A1। ये हो जाएगी बेटा धारा घनत्व की विमा। ठीक बेटा। धारा घनत्व के बाद एक जो मुख्य पॉइंट आता है वो आता है बेटा अपवहन वेग। क्या आता है बेटा जी, अपवहन वेग। देखिए अपवहन वेग भी कह सकते हैं, अपवहन चाल भी कह सकते हैं, अपवहन गति भी कह सकते हैं। इसको अपन VD द्वारा दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा जी, VD द्वारा दर्शाते हैं। इन अपवहन वेग से पहले आपको दो बेसिक जो बातें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 आता है बेटा यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति ये आना चाहिए। यादृच्छिक गति किससे कहते हैं, ये कोई चालक है, क्या है बेटा जी, चालक है। और चालक में आप जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या होती है, अधिक होती है। जब इसको अपन बैटरी से संयोजित नहीं करें तो उस समय क्या होते हैं, जो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेटा अनियमित गति करते हैं। क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग के रूप में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, न कि होल। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों की गति जिग जैग, तो ये इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वही क्या कहलाती है, यादृच्छिक गति। कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं वही गति क्या कहलाती है बेटा, यादृच्छिक गति कहलाती है। कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति करें, अनियमित का मतलब इधर उधर गति कर रहे हैं, यही गति क्या कहलाती है, यादृच्छिक गति। इसके साथ ही आपको विश्रांति काल भी याद होना चाहिए। विश्रांति काल को अपन टो द्वारा व्यक्त किया जाता है। किससे किया जाता है बेटा, टो द्वारा। तो विश्रांति या दो क्रमागत टक्करों के मध्य, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। इसको अपन टो द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब देखिए अपवहन वेग किसे कहते हैं। अब आता है अपवहन वेग कि क्या होता है अपवहन वेग में, कि जब चालक को बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो उससे पहले, जब चालक को बैटरी से संयोजित नहीं किया जाता है उस स्थिति में चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, इधर उधर गति करते हैं। यदि इस चालक को अपने बैटरी से संयोजित कर दें, क्या कर दें, यदि इस चालक को अपने बैटरी से संयोजित कर दें तो ये अनियमित गति जो होती है वो एक निश्चित दिशा में होना प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो होते हैं वो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर, और जो होल होते हैं वो बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। होल तो इधर गति करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की इस गति को, एक नियत गति को ही क्या कहते हैं बेटा, अपवहन गति कहते हैं। दोबारा देखिए कि जब चालक को एक बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है
जब एक चालक को बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है तो उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। यह गति अपवहन गति कहलाती है। इस अपवहन गति की में क्या होता है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल की ओर गति करते हैं तो गति करेंगे तो उस स्थिति में इनके मध्य क्या आएंगे बेटा, होल आएंगे, और होल से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। गति करके अपनी ऊर्जा का क्या करेंगे, व्यय करेंगे। अपवहन गति को Vd द्वारा व्यक्त किया जाता है और Vd का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा E टो एवरेज बटा m, और यहाँ आता है E। ध्यान दे, ये तो हो गया अपवहन वेग, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, टो बराबर हो गया विश्रांति काल, और टो एवरेज का अर्थ हो गया औसत विश्रांति काल। औसत विश्रांति काल मतलब कि क्या हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो गति करेगा नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, टक्कर होगी, और टक्कर होगी तो वो क्या हो जाएगी, सभी मतलब कि टक्करों का योग बटा टक्करों की संख्या, तो ये एवरेज हो जाएगी टक्करों की संख्या, तो ये एवरेज हो जाएगा। m हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E हो गया विद्युत क्षेत्र। ये देखिए आप, अपवहन वेग का सूत्र होता है E टो एवरेज बटा m इंटू E। ध्यान दे इसको, दोबारा देख लीजिए। यादृच्छिक गति किसे कहते हैं कि बैटरी से संयोजित करने से पूर्व चालकों के अंदर उपस्थित या चालकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, अनियमित गति करते हैं, मतलब इधर उधर या जिगजैग की गति करते हैं। यह गति यादृच्छिक गति कहलाती है। विश्रांति काल दो कर्मागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय विश्रांति काल कहलाता है। इसके बाद अब बात करते हैं अपन अपवहन वेग की, कि जब चालक को एक बैटरी द्वारा संयोजित कर दिया जाता है तो बैटरी में संयोजित कर दिया जाता है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति करते हैं। यह गति अपवहन गति कहलाती है। इस गति के अंदर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जब बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं तो उस स्थिति के अंदर इसमें जो उपस्थित धनायन होते हैं उनसे ये टकराते हैं और टकरा कर अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं, हास करते हैं, लॉस करते हैं, नुकसान करते हैं। आगे देखिए, अपवहन वेग हुआ। अपवहन वेग के बाद अब आता है बेटा, अपवहन वेग के बाद आता है गतिशीलता। क्या आता है, गतिशीलता। गतिशीलता, और ध्यान रखिए गतिशीलता को म्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। गतिशीलता किससे दर्शाते बेटा, म्यू से दर्शाते, और म्यू बराबर होता है Vd बटा E। Vd बटा E, यहाँ से इसकी परिभाषा निकल के आ सकती है क्या, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग वह इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। ये तो गया विद्युत क्षेत्र और ये हो गया अपवहन वेग, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है बेटा, गतिशीलता कहलाता है। ध्यान देखिए, इसको म्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोबारा देखिए कि अपवहन वेग व विद्युतशीलता के अनुपात को, अब अपवहन वेग तो किसका, वो चालक का तो होगा नहीं, चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका होता है कि ये देखो ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो ये चालक में इलेक्ट्रॉन है, तो परिभाषा क्या है, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग या अपवहन गति और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा बेटा, जब धारा प्रवाहित होगी तो चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। अदरवाइज आप इसकी एक परिभाषा और कैसे दें, अगर विद्युत क्षेत्र को एकांक कर दिया जाए, किसी चालक में उपस्थित, यदि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो विद्युत क्षेत्र हो क्या हो, एकांक हो, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का गति ही क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। और गति कौन सी हो जाएगी, अपवहन गति। कौन सी गति हो जाएगी, अपवहन गति। यहाँ से अपन मान रख सकते हैं Vd का, तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू Vd का रख देंगे वहाँ मान E टो एवरेज बटा m E इंटू E, E से E चला जाएगा और म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टो E एवरेज बटा m। दिस इज ए नियत राशि। क्या है जी, ये नियत राशि। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, Vd
वी डी का मान देख लीजिए वहाँ से, वी डी बराबर देखिए टो ई एवरेज बटा एम ई। मैंने कहा ये नियत है तो ये नियत रख दीजिए, देखो ये तो वी डी बराबर नियत इंटू क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। नियत को अपन क्या कह दें, म्यू कह दें, देखो ये कह रखा नियत को क्या कह दें, म्यू कह दें, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो पक्षांतर कर लीजिए या फिर एक बार वापस ऐसे कर लीजिए, वी डी इज इक्वल टू म्यू डॉ इंटू ई, तो यहाँ से म्यू बराबर निकालिए वी डी बटा ई। तो बात वही है, चाहे आप ऐसे करके ऐसे निकाल लीजिए यहाँ तक, या ऐसे करके आप यहाँ तक निकाल सकते हैं। बात वही है कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही क्या कहते हैं बेटा, गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। यहाँ से इसका मात्रक और विमा भी निकाल सकते हैं। ये है वेग, क्या है वेग, और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और ये है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चैप्टर संख्या 2 के अनुसार E बराबर एफ अपॉन क्यू, क्या हो जाएगा E पर विद्युत क्षेत्र एफ अपॉन क्यू। एफ क्या हो जाएगा, बल, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और इसका मात्रक हो जाएगा आवेश, आवेश का मतलब कूलाम हो जाएगा। तो देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इंटू कूलाम बटा न्यूटन इंटू सेकंड हो जाएगा। या इसका एक अपन वो निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं यहाँ से। इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा क्या हो जाएगी यहाँ से, इसकी विमा देखिए m0 L1 T0 हो जाएगी। कूलाम की विमा क्या होती है, m0 L0 T1 A1। न्यूटन की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 होती है। और सेकंड की विमा क्या हो जाती है, m0 L0 T1 हो जाएगी। न्यूटन की विमा ये कैसे आई, न्यूटन बल, बल बराबर क्या होता है m, F बराबर m, m की विमा क्या हो जाएगी m1 L0 T0, ए की विमा क्या हो जाएगी m0 L1 T-2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मात्र हो जाएगा। तो यहाँ से अब इनको ऊपर ले चलते हैं, तो देखो ये 1 ऊपर आ जाएगा, माइनस का 1 हो गया बेटा। L देखिए ये 1 ऊपर ले आओ, 0 हो गया, ये माइनस का ऊपर आएगा तो ये 0 हो गया। T देखिए ये माइनस का 2, ये माइनस का 1 ऊपर ले आओ, ये 0 हो गया। माइनस का 1 ऊपर आएगा तो 2 जाएंगे प्लस के, और ये जाएगा A1, ये लो जिसकी विमा। ठीक बेटा, अब अपन बात करते हैं गतिशीलता, Vd अपॉन E हो जाएगा। Vd अपवन वेग E विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। अब देखिए बेटा आगे वाला जो टॉपिक आता है वो आता है अपवन वेग व विभवांतर में संबंध। कौन सा है, अपवहन वेग, अपवहन वेग एवं विभवांतर में संबंध। ये देखिए अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध। देखिए सबसे पहले अपवहन वेग की परिभाषा से, अपवहन वेग की परिभाषा से या सूत्र से क्या आएगा, Vd बराबर E एवरेज m इंटू ई। देखिए बेटा हमने ये चालक लिया और इस चालक की लंबाई अपन ले लें L, चालक की लंबाई क्या ले लिया हमने, L ले ली। तो देखिए सबसे पहले V बराबर E इंटू L आया नहीं, आया था कहाँ, डी V बराबर E डी L, जहाँ L नहीं था, जहाँ DL नहीं था, क्या था DR। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, लंबाई कह सकते हैं, त्रिज्या कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं, एक ही बात। यहाँ से E निकाल लो तो E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन L, ये मान उठाकर यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा Vd बराबर E टो एवरेज बटा m इंटू V बटा L। इस L को यहाँ ले आइए, Vd बराबर E टो एवरेज बटा ml इंटू V। अगर हम इसको कॉन्सोनेंट कर दें, नियत कर दें, क्या कर दें, नियत कर दें, V क्या E टो एवरेज बटा ml बराबर नियत हो जाए तो Vd बराबर नियत इंटू V, Vd समानुपाती, ये आ गया संबंध। तो ये यहीं आ गया, अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध ये रहा।
ये देखिए VD बराबर E टो एवरेज ml इंटू वी। अगर हम इसको नियत मान लें, अगर इसको अपन कॉन्सोनेंट मान लें तो ये नियत हो जाएगा V बटा, अर्थात यदि चालकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग बढ़ेगा तो उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य का जो विभवांतर है वह भी बढ़ेगा। अपवहन वेग जो होता है वो विभवांतर पर निर्भर करता है, न कि लंबाई पर। ध्यान दें, यहाँ लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ केवल और केवल अपवहन वेग पर निर्भर कर रहा है। ठीक बेटा, अब आता है अपवहन वेग व धारा में संबंध। अपवहन वेग व धारा में संबंध, विद्युत धारा में संबंध निकालेंगे अपन। अपवहन वेग व विद्युत धारा में, अपवहन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, VD व I में आपको संबंध निकालना है। ठीक बेटा, इसके लिए देखिए अपन क्या कर लेते हैं, इसके लिए एक चालक लेते हैं। माना कि एक चालक है, माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। माना कि एक चालक जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसे एक बैटरी से संयोजित किया जाता है। ये कर दिया हमने बैटरी से। बैटरी से संयोजित करने के पश्चात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण क्या होगा कि चालक के जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति प्रारंभ कर देंगे। होल तो करेंगे बेटा उधर और इलेक्ट्रॉन करेंगे बेटा इधर, और इनका वेग होगा वो होगा VD। क्या होगा? VD। और विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा? E उत्पन्न होगा। दोबारा देखिए कि माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। इस चालक को एक बैटरी से संयोजित करते हैं, तो बैटरी से संयोजित करने के पश्चात जो चालक में इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के धन टर्मिनल VD वेग से, मतलब अपवहन वेग से बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। और गति प्रारंभ करेंगे तो इनमें क्या होंगे बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे और धनायन आएंगे, धनायन से टक्कर करेंगे। तो टक्कर करने के कारण क्या होगा, देखिए आगे। टक्कर करने के कारण इनमें क्या होगा, इनकी ऊर्जा का लॉस होगा, इनकी ऊर्जा की हानि होगी। ये तो है बेटा होल जो इधर गति करेंगे, ये है इलेक्ट्रॉन जो इधर गति करें। और ये गति, इलेक्ट्रॉनों की गति का विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, और इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो अपवहन वेग VD है। ध्यान दें इधर कि सबसे पहले अपवहन वेग व विद्युत धारा के संबंध में अपन क्या करते हैं, इसकी हिंदी लिख लेंगे। हिंदी मैंने कई बार बोली, फिर मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। आप देखिए कि माना कि एक चालक तार है, माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। जब इस चालक को बैटरी से संयोजित किया जाता है, और संयोजित करने के पश्चात धारा I प्रवाहित की जाती है, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लिया n है। माना कि चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो n बराबर परिभाषा से क्या जाएगा, n बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर हो गया चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो उनकी संख्या, और v हो गया आयतन। यह आयतन है, न कि वेग है। क्या है बेटा? आयतन है। आयतन, चालक का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो v बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है a, लंबाई या दूरी जो हो जाएगी l, तो v की जगह अपन क्या रख सकते हैं, al, तो n बराबर al हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल N बराबर निकालिए, NaL हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि चालक में उपस्थित, चालक में आवेश हो, चालक में आवेश क्यों बराबर क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा, जहाँ n क्या है, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ से आप n का मान रख दीजिए,
तो Q बराबर क्या हो जाएगा, NaLe हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि धारा, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, विद्युत धारा बराबर Q/T। यहाँ से आप मान रख दीजिए Q का Q का मान रख दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से Q का मान रखेंगे तो जाएगा I बराबर NaLe/T हो जाएगा। I क्या, L क्या है, आगे देखिए L क्या हो जाएगा, T। L है दूरी और T हो जाएगा बेटा समय। दूरी बटा समय बराबर होता है चाल, और यहाँ चाल जो है वो है अपवहन चाल। क्या हो जाएगी, अपवहन चाल। और अपवहन चाल को अपन किससे दर्शाते हैं, Vd से। तो देखिए L बटा T के स्थान पर Vd हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, NaeVd। क्या हो जाएगा, NeaVd। दिस इज ए अपवहन वेग व विद्युत धारा का संबंध। ध्यान दे, दोबारा देखिए कि माना कि एक L लंबाई का चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, जब इस चालक को एक बैटरी द्वारा संयोजित किया जाता है तो संयोजित करने के पश्चात चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। माना कि चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो n बराबर Vn/Vn हो जाएगा चालक में उपस्थित संपूर्ण इलेक्ट्रॉन। आयतन, इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू इसकी दूरी। तो V के स्थान पर Al लिख सकते हैं अपन। यहाँ से कैपिटल N निकाल लिया, कैपिटल N बराबर NaL हो जाएगा। चालक में आवेश Q बराबर Ne से हो जाएगा, क्वांटिकरण सिद्धांत से Q बराबर Ne, N का मान रख दिया समीकरण 1 से। विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है, समीकरण 2 से हमने मान रख दिया। L/T, L को कह दिया दूरी डिस्टेंस, एंड T को कह दिया अपने टाइम। तो दूरी बटा टाइम बराबर होता है, बराबर चाल हो, और चाल को अपन यहाँ कहेंगे अपवहन चाल, और जिसको अपन Vd द्वारा व्यक्त किया जाएगा। और I बराबर ये हो जाएगा NaE और ये हो जाएगा Vd, मतलब L/T के स्थान पर Vd रखा जा सकता है। यह आता है बेटा आपका अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। अब देखिए आगे, अब आता है बेटा ओम्स लॉ। लॉ ऑफ ओम्स, ओम का नियम। क्या आता है बेटा, ओम का नियम। ओम का नियम देखो क्या कहता है, ये चालक है, ये एक चालक ले लिया, इसके ये है सीरीज, क्या है, और इसमें धारा जो जा रही है वो मान लीजिए आई जा रही है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था को कह सकते हैं आप लंबाई, ताप, दाब, पदार्थ की प्रकृति आदि। ये भौतिक अवस्थाएं हुई, लंबाई हो गई, ताप हो गया, दाब हो गया, पदार्थ की प्रकृति आदि हो गया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर कर दिया जाए, मतलब कि इनको स्थिर कर दिया जाए, तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या अर्थ हुआ बेटा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर कर दिया जाए, भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई हो गई, ताप हो गया, दाब हो गया, पदार्थ की प्रकृति को, पदार्थ किसका है, ठोस है, द्रव्य है, गैस है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर कर दिया जाए तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ये इनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इट मीन्स V समानुपाती I। जब इसको आप हटाएंगे तो क्या आएगा, V बराबर IR आएगा।
जहाँ R है वो एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ R है वो समानुपाती नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से प्रतिरोध निकल जाएगा R बराबर V बटा I। प्रतिरोध के दो मात्र हो जाएगा, वोल्ट बटा एम्पियर या ओम, और ओम का प्रतीक इस प्रकार होता है। क्या हो जाएगा बेटा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध किसे कहते हैं? यहाँ से प्रतिरोध देख लीजिए, धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह में बाधा, किसी चालक में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो धारा में जो बाधा उत्पन्न होती है वही बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। आगे देखिए, जब V व I के मध्य वक्र, जब V और I के मध्य वक्र खींचते हैं तो उसकी ढाल जो होती है, उसकी जो tan थीटा जो होती है, जिसकी प्रवणता होती है, वो चालक तार के प्रतिरोध को व्यक्त करती है। V व I के मध्य जो वक्र खींचते हैं, ये हो गया V और ये हो जाएगा बेटा I। जब V और I के मध्य वक्र खींचते हैं, ये एम्पियर में हो जाएगा और ये वोल्ट में हो जाएगा। जब V और I के मध्य वक्र खींचते हैं तो इस वक्र की जो ढाल होती है, इसकी प्रवणता होती है, इसकी tan थीटा जो होती है, वो किसको व्यक्त करती है बेटा? प्रतिरोध को व्यक्त करती है। देखिए क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब है V और आधार हो जाएगा I। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होती है? ढाल, और ढाल को अपन इसको किससे दर्शा सकते हैं? R से। तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। तो ढाल है वो है tan थीटा। ठीक, आगे देखिए, अब अपन लाते हैं अपवहन वेग से ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे किससे? अपवहन वेग से। देखिए आगे, अपवहन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले अपवहन वेग Vd बराबर T एवरेज बटा M इंटू E बराबर, सॉरी V बराबर क्या हो जाएगा बेटा? EL, और E बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन L। रख दीजिए यहाँ। तो Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा? E टो एवरेज M, और ये क्या हो जाएगा? V बटा L हो जाएगा। अब अपवहन वेग व धारा के संबंध से अपवहन वेग क्या हो जाएगा? I बराबर क्या आया था? NA VD था ना, ये VD का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से VD का मान रखने पर रख दीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा? VD मान रखेंगे आप NEA कोष्टक E टो एवरेज बटा M इंटू V बटा L। हल कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? VD N हो जाएगा, E देखो एक ही रहा, E स्क्वायर हो जाएगा, A टो एवरेज बटा M इंटू V बटा L। बेटा VD का रखना तो यहाँ I आएगा। समीकरण 1 से हमने VD का मान रखा तो I बराबर आएगा, I बराबर ये आगे बेटा। अब देखिए सूत्र होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। तो यहाँ बेटा V लाना है और बाकी का पक्षांतर करना है। तो V को इधर रख ले, शेष राशियों का उधर पक्षांतर कर दे। तो देखिए क्या हो जाएगा? V देखिए V को इधर रख लिया, इनका पक्षांतर इधर ये भाग में ऊपर चले जाएंगे। तो I इंटू एम एल बटा ये नीचे आ जाएगी N E स्क्वायर A टो एवरेज।
ठीक बेटा। अब देखिए इनको मान लिया यदि एन ई ए टो एवरेज बराबर क्या हो, नियत हो, और इस नियत को किससे दर्शा सकते हैं आप, आर से। किससे दर्शा सकते हैं, प्रतिरोध से, प्रतिरोध कह सकते हैं आप इसको। तो क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। ये ओम का नियम, यही ओम का नियम है। क्या है बेटा, यही ओम का नियम। दोबारा देख लीजिए, अपन वेग वी डी बराबर ई टो एवरेज एम इंटू ई हो जाएगा। V बराबर ई एल से हो जाएगा, V व E के संबंध से, चैप्टर संख्या 3 के अकॉर्डिंग। तो E बराबर V बटा एल हो जाएगा। यहाँ हमने V का E का मान रख दिया, V बटा एल समीकरण 1 हो जाएगा। अपवन वेग व धारा के संबंध से हम सब जानते हैं I बराबर एन ए वी डी हो जाएगा। वी डी का मान रखा हमने, ये रख दिया देखो। तो I बराबर एन ई ए हो जाएगा। हमने इस कोष्टक को खोल लिया तो I बराबर एन ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो एवरेज एम इंटू वी बटा एल हो जाएगा। अब देखो सूत्र जो होता है वो ये होता है, V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। तो यहाँ तो I बराबर आ जाएगा, तो हमें I बराबर नहीं लाना है। तो इस V का पक्षांतर और I का दोनों का इधर पक्षांतर कर दिया। V को या तो इधर रख लो, इधर ही रखा है हमने, देखो ये रहा, और इनका पक्षांतर कर दिया। तो ये ml इधर भाग में है, ऊपर चलेंगे देखो गुणा में आ गया, और ऊपर वाली राशि नीचे आ गई। और इसके बराबर जो ये है इसको अपने नियत मान लिया है, और नियत मान कर क्या कर लिया, नियत को क्या मान लिया, प्रतिरोध मान लिया। R बराबर नहीं हो जाएगा, यहाँ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml n e a टो एवरेज, ये हो जाएगा यहाँ ये R क्या होगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अपन आगे निकालते हैं ओम के नियम का सदिश निरूपण। आगे वाला जो पॉइंट है वो है ओम के नियम का सदिश निरूपण। ओम के नियम का सदिश निरूपण क्या निकालेंगे बेटा, ओम के नियम का सदिश निरूपण निकालेंगे। ओम के नियम का सदिश निरूपण। तो सबसे पहले देखिए I बराबर वी डी व I के संबंध से क्या हो जाएगा, I बराबर एन ई ए वी डी हो जाएगा, होगा। वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपवन वेग E टो एवरेज बटा एम ई हो जाएगा। ये मान उठाकर यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में वी डी का मान रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, I बराबर एन ई ए टो एवरेज बटा एम इंटू ई हो जाएगा। कोष्टक को हल कर लीजिए, I बराबर एन ई ए टो एवरेज बटा एम ई हो जाएगा। ठीक है, अब अपन सब जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I बटा ए। I का मान रख दीजिए यहाँ से। समीकरण 2 से I का मान रखने पर, समीकरण 2 से आपको I का मान रखना है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, धारा घनत्व J बराबर I बटा ए। तो I का मान रख देंगे समीकरण 2 से I का मान रखने पर। तो क्या हो जाएगा, J बराबर I का मान हो जाएगा एन ई ए टो एवरेज एम ए ई हो जाएगा। ए से ए गया तो J बराबर क्या हो जाएगा, एन ई टो एवरेज बटा एम इंटू ई हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन सिग्मा कह सकते हैं, तो सिग्मा इंटू ई हो जाएगा, जहाँ सिग्मा क्या है, एन ई टो एवरेज एम, और इसको कहेंगे चालक की चालकता। क्या कहेंगे, चालक की चालकता। इसे चालक की चालकता मान सकते हैं, या यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एन ई ए टो एवरेज बटा एम बराबर क्या हो, नियत हो। क्या हो जाए, नियत। और नियत को क्या कहेंगे आप, सिग्मा कह सकते हैं, यहाँ नियत हो। तो सदिश रूप लिख दीजिए इसका, सदिश रूप क्या हो जाएगा,
जे सदिश इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई सदिश। ये लीजिए जी ओम के नियम का सदिश निरूपण, जे सदिश बराबर सिग्मा इंटू ई सदिश। और इसको चालकता कहेंगे। चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब प्रतिरोधकता जो आगे आएगी वो आपको बताएंगे। प्रतिरोधकता यहाँ मैं बता रहा हूँ, सिग्मा जो होती है, सॉरी चालकता जो होती है, सिग्मा जो होती है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। दोबारा देखिए, ओम के नियम का सदिश निरूपण करना है आपको, तो वी डी व आई के संबंध से वी डी और आई का संबंध आई बराबर एन ई ए वी डी हो जाएगा। वी डी बराबर ई टो एवरेज एम इंटू ई हो जाएगा। समीकरण 1 से वी डी का मान रख देंगे यहाँ पर, ये रहा वी डी का मान उठाकर समीकरण 1 में वी डी का मान रख देंगे, ये रख दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, हल कर लिया, धारा घनत्व जे बराबर आई बटा ए, आई का मान रख दिया यहाँ, ये रहा 1 से ए गया, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल गया, जे बराबर एन ई स्क्वायर टो एवरेज एम इंटू ई, जहाँ एन ई टो एवरेज एम बराबर कॉन्सोनेंट हो जाएगी। कॉन्सोनेंट को आप जे मान से सिग्मा मान सकते हैं, सिग्मा क्या है? चालकता, और चालकता जो होती है प्रतिरोधकता की क्या कहलाती है बेटा? व्युत्क्रम कहलाती है। सिग्मा बराबर एन ई टो एवरेज एम चालकता, इसको सदिश रूप में आप लिख सकते हैं, जे सदिश बराबर सिग्मा इंटू ई सदिश।